जी जी, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं, वंदना वाजपेयी जी, हम लोगों की आवाज आ रही है? अगर आप लोग आवाज का कंफर्मेशन करें तो बेहतर रहेगा। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? रजनी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओके, ठीक है वंदना जी, आवाज अगर आ रही है तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। रजनी जी शायद मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। उनकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, मैं उनको नहीं सुन पा रही हूँ। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो है हिंदी कहानी आलोचना का स्त्री पक्ष। जिस तरह से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सारी विधाएं एक साहित्य की विशिष्ट विधाएं हैं, ठीक उसी तरह आलोचना भी एक विधा है जिसमें रचनात्मकता उतनी ही जरूरी है जैसे इन सारे उपरोक्त विधाओं में रचनात्मकता की जरूरत पड़ती है। सभी विधाओं से आलोचना थोड़ी अलग कृति है बेशक, क्योंकि इसके मूल स्वर में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। कृति के आलोक में कृति की सर्जना की जाती है, क्योंकि आलोचना का जो कैनवास है वह बृहत्तर है। इस बृहत्तर बोध को समझने के लिए आलोचना के क्रम को समझना जरूरी है। जब हम आलोचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो आलोचना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो व्यापक है, समीक्षा है, समालोचना है, मीमांसा हाँ है, बन्ना जी। विश्लेषण है, हाँ निरीक्षण है। तमाम तरीके से इस शब्द ठीक का है, ठीक है, प्रयोग होता रहा है और आज भी हो रहा ठीक है, है। ठीक है, जैसे ठीक है, ठीक जैसे है। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति व साहित्य में बदलाव आता गया है, वैसे वैसे आलोचना के परिप्रेक्ष्य में भी मूल तत्वों में बदलाव महसूस किए गए और बदलाव हो रहे हैं। जब भारतेंद्र युग के समय को हम देखते हैं तब उसमें उस समय था कि आलोचना एक समीक्षा थी, जिससे कहा जाता था हिंदी आलोचना के आरंभिक युग में सामान्यतः यह धारणा प्रचलित थी कि आलोचना का अर्थ कृति विशेष का गुण दोष विवेचन मात्र है, जबकि यही बात महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समालोचना के तौर पर परिवर्तित हो जाता है। आलोचना शब्द का प्रयोग बहुत बाद में रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी अपनी पुस्तकों के शीर्षक में प्रयोग किया। अंग्रेजी में अनुमानतः वेकन का एक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो 1905 या 6 के आसपास आया था, जिसमें पहले पाठ के तौर पर आलोचना का पुनर्पाठ या पांडित्यपूर्ण आलोचनात्मकता का जिक्र मिलता है। उसके बाद बेन जॉनसन ने अपनी पुस्तक टिम्बर ऑफ डिस्कोर्सेज के तहत 1907 में विद्वान और उदार आलोचकों से आलोचना से अपील करते हुए इन्होंने ड्राइडन 1977 में अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इनोसेंस की भूमिका में कहा, आलोचना जिसकी स्थापना पहले अरस्तु ने की का मतलब था परख का मानक या परख की कसौटी। पॉप ने ड्राइडन की बात का समर्थन किया। उनके अनुसार ए परफेक्ट जज विल रीड ईच वर्क ऑफ इट with the some spirit that it's another writers and authors. I am Richard के अनुसार to set up as critic is to set up a judge of value.
अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आलोचना की जो बहुस्तरीय परतें हैं वो धीरे धीरे कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक पहुंचती हैं। इसी बात को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी दूसरे ढंग से कहते हैं, साहित्य आलोचना को परोक्षतः जीवन की व्याख्या माना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। लेकिन इसकी ठीक दिगर बात के तौर पर डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं, आलोचना को कला एवं विज्ञान का संयोजक माना गया है जो ललित साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी आलोचना के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक अमर सिंह, जो अब दिवंगत हो चुके, उन्होंने कहा आलोचना को सामाजिकता से जोड़कर देखा। उनका स्पष्ट कहना था आलोचना जो है सामाजिकता है। आलोचना केवल रचना की व्याख्या नहीं है बल्कि गहरे अर्थ में सामाजिक गतिशीलता के उन नियमों की खोज है जो रचना को संचालित और संबोधित करते हैं। आलोचना एक रचनात्मक कर्म है, यह दोयम दर्जे का काम नहीं है, जैसा कि 21वीं शताब्दी में बड़े ही विपक्ष और पक्ष के तौर पर इसे धूलित किए जाने की कोशिश हो रही है। रस किसी छंद में नहीं, वह तो मानव संवेदना के विस्तार में है, ये नामवर सिंह ने कहा था आलोचना के परिप्रेक्ष्य में। आलोचना का मुख्य लक्ष्य है कृति का आंतरिक सत्य उद्घाटित करना, अनुभूति की प्रामाणिकता और आधुनिक संवेदना के स्तर को खोजना, अनुभूति और अभिव्यक्ति में कलात्मक अन्विति को देखना है। ये तमाम बिंदु हैं जो आलोचना के परिप्रेक्ष्य में कहे जाते रहे हैं और कहा जा रहा है। अगर इस संदर्भ को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं परिचय के दृष्टि से, मैं रजनी जी का परिचय भी दूंगी ताकि पाठक श्रोताओं को पता रहे कि रजनी जी का साहित्य में किस तरह से अवदान है और उनको कैसे हमें सुना और पढ़ा जाना चाहिए। उसके पहले अनामिका जी अपनी एक पुस्तक में लिखती हैं, हमारे वर्तमान समय में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी वाली भूमिका कद काठी पा गई हैं, किंतु पुरुष अभी रामगुप्त की मनोदशा में ही हैं, वह चंद्रगुप्त नहीं हुए हैं। लेकिन इसी बात को रोहिणी अग्रवाल जी कहती हैं, शैलीपन पाठक की अनिवार्य शर्त है आलोचना के लिए। तो ये सारी जो टूल्स और शर्तें हैं समय के साथ कैसे अपना एक अवधान ग्रहण करती हैं, इन अवधानों को समझने के लिए हमें रजनी गुप्त जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका अटूट बंधन परिवार और सभी दोस्त साथियों के साथ स्वागत करते हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनते हैं। उसके पहले हम रजनी गुप्त जी का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों से के सामने रखती हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि रजनी गुप्त जी ने साहित्य के लिए अभी तक क्या क्या किया है। रजनी गुप्त जी का जन्म 2/4/1963 चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने शिक्षा एमफिल पीएचडी जेएनयू से किया हुआ है। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं कहीं कुछ और, वाणी प्रकाशन, किशोरी का आसमां, किताब घर प्रकाशन, एक न एक दिन किताब घर प्रकाशन, कुल जमा 20 सामायिक प्रकाशन, ये आम रास्ता नहीं वाणी प्रकाशन, कितने कटघरे वाणी प्रकाशन, नए समय का कोरस ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। याद जो करें सभी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को लेकर के उनके जीवन और कृतियों के आधार बना करके ये नया उपन्यास सभी रच रही हैं जो आने वाला है। तिराहे पर 3 राजपाल एंड सन्स कहानी संग्रह, एक नई सुबह वाणी प्रकाशन, हाट बाजार नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, प्रेम संबंधों की कहानियां नमन प्रकाशन, अस्ताचल की धूप साहित्य भंडार इलाहाबाद, फिर वहीं से शुरू भावना प्रकाशन दिल्ली, शीघ्र प्रकाश 2 कहानियां संग्रह, और स्त्री विमर्श पे इन्होंने कई किताबों का संपादन भी किया है। बहेलिया समय में स्त्री, आजाद औरत कितनी आजाद, मुस्कुराती औरतें, आखिर क्यों लिखती हैं स्त्रियां, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अलावा इनको कई पुरस्कारों से समय समय पर नवाजा गया है। युवा लेखन सर्जना पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान किताब घर प्रकाशन 2006, किशोरी आसमा पर अमृतलाल नागर पुरस्कार 2008,
कलमकार फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार 2014। अस्ताचल की धूप कहानी संग्रह पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा रावी स्मृति सम्मान, कितने कटघरे पर महादेवी वर्मा अवार्ड 2016। ये तमाम पुरस्कार कृतियां इस बात के गवाह हैं कि किस कदर इन्होंने अपने आप को साहित्य में डुबो कर रखा हुआ है और निरंतर लिख रही हैं। पिछले दिनों हंस में इनकी कहानी आई थी अपने अपने घेरे, जो कुछ और संग्रहों में भी शामिल है। ये तो रही मूल एक संक्षिप्त परिचय। अब जो मूल विषय हमारा है वो हिंदी कहानी आलोचना का स्त्री पक्ष। जैसा कि स्त्री पक्ष शब्द से बोध हो रहा है कि आज तक आलोचना जो है पुरुषों के द्वारा लिखा जाता रहा है। जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो आलोचना की एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा में स्त्रियों के चरित्रों को किस तरह से देखा गया। अगर कहानी एक गुंजलक है, एक संपुट है, तो कहानी के बंद संपुट को खोलने का काम आलोचना करती है। आलोचना के इस संपुट को खोलने को कैसे देखा जाए, मुझे याद आ रहा है कि यह टॉपिक मैंने अपने स्वतः दिमाग से नहीं उपजा, बल्कि 2019 में जब मैं नासिरा आपा का इंटरव्यू कर रही थी तब उन्होंने हमसे उल्लेख किया था कि आलोचना तो हो रहा है लेकिन स्त्री पक्ष को लेकर के आलोचना नहीं की जा रही है। एकेडमिक आलोचना हो रहा है, जो रीडर से प्रोफेसर से और आगे तक के पदों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। सम्यक आलोचना न होने की स्थिति में बहुत सारी आलोचनाओं में जो स्त्रियों के सशक्त किरदार हैं वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या ये आलोचना का एक पक्षीय स्वरूप है जिसे हमें देखना चाहिए? एक सवाल। दूसरा ये है कि क्या आलोचना एक ऐसा कर्म है जिसमें एक सीमाबद्ध है कि हम अमुक की कर सकते हैं, अमुक से बाहर नहीं निकल सकते हैं? तीसरी चीज जो बिंदु हमारे दिमाग में आता है कि आलोचना को इन सारे बिंदुओं से निकल करके एक व्यापक रेखांकन की जरूरत आन पड़ी है। यह रेखांकन कब और कहां से शुरू होगी? क्योंकि जितनी भी पुरानी कृतियों को उठाकर जब हम देखते हैं तो पुरुष पक्ष या पात्रों को लेकर के बड़ी गहन चिंतन मनन पढ़ने देखने को मिलती है, लेकिन उसी किरदार में अगर स्त्री का एक पक्ष होता है तो वह पक्ष कहीं ना कहीं दबा सा महसूस किया जाता है। अभी इन दिनों रेणु की जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें रेणु में खूब बात है कि रेणु की स्त्री चरित्र कहाँ खड़ी है आज भी उसको मूल्यांकित नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे पहलू और जिज्ञासाएं हैं। हमारे बीच रजनी जी हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि वह इन आलोचनाओं के स्वरूपों को किस तरह से रेखांकित करती हैं और देखती हैं। उसके पहले हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा इनके परिचय के साथ कि यह लेखन में कैसे आई और इन्होंने लेखन की शुरुआत किस लेखनी से की थी या कैसे इनके मन में आया कि हमको लेखक भी बनना है। क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में रहते हुए सृजनात्मकता को साधे रखना आसान नहीं था। तो इन्होंने अपने इस दोनों भूमिकाओं को कैसे आसान बनाया, फिर हम आलोचना के पक्ष पर आएंगे। रजनी जी, स्वागत। बहुत धन्यवाद सुनीता। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है ना? तो सबसे पहले तो मैं आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सुनीता? आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैं जो ये तुमने विषय जो चुना है, इतनी बढ़िया, मतलब इतना अच्छा सटीक जो विषय है, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। मैं बहुत सालों से इस समस्या से मुठभेड़ कर रही हूँ कि जब भी हम समीक्षा में जाते हैं तो आ रहा है ना, तो स्त्री पक्ष के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे हमेशा से एक सवाल कुरेदता रहता है कि पुरुषों को ये हक क्यों मिले कि वो ये बताएं कि स्त्री किरदारों में ये चीज होना चाहिए या ये चीज है तो ठीक नहीं आ रही है। स्त्री की सत्ता, स्त्री की सम्मान, स्त्री का निजता, स्त्री का आत्मनिर्णय, जो स्त्री के मूलभूत अधिकार हैं, इनको छोड़ के जब भी हम समालोचना की दुनिया में आते हैं तो मुझे वही नीर भरी दुख की बदली स्त्री की जो रूढ़ छवि है, दया, कोमलता, ममता, प्रेम,
तो ये जो छवि गड़ी गड़ाई नकली छवि है, आज मैं महसूस करती हूँ कि इस सब को तोड़ने की जरूरत है। और मुझसे पहले पिछले 1 दशक में बहुत सशक्त स्त्री आलोचना करने वाली समीक्षक हमारे सामने हैं, जिन्होंने नव जागरण से लेके आधुनिक संदर्भों तक सालों पुराने आधे अधूरे इतिहास में स्त्री की सहभागिता दर्ज की है। मैं सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी महादेवी वर्मा का, जिन्होंने स्त्री की प्रभुता को, निजता को, स्वावलंबन को और स्त्री के अधिकार को उन्होंने श्रृंखला की कड़ियों में 1944 में चर्चा की। बहुत पुरानी बात है। उसके बाद जब हम सुमन राजे का इतिहास में स्त्री किताब को देखते हैं, तब मुझे याद आता है कि उन्होंने स्त्री जीवन का जो मौखिक साहित्य था, लोक परंपराएं थी, लोकोक्तियां थी, मुहावरे थे, या जनमानस में गहरे धसी हुई स्त्री जीवन की गाथाएं, जो कभी कभी हमारे पर्वों में, त्योहारों में चित्रलेखा के माध्यम से, रेखांकन के माध्यम से स्त्री की अभिव्यक्ति पूरी ताकत से उभारा गया। हमने देखा है, अब जब हम छोटे थे बचपन में, कि जो लोक कलाएं, जो कोई भी पर्व या त्योहार होता था तो वो स्त्री कथा सुनाने बैठ जाती थी और सब बच्चों को इकट्ठा करती थी, बच्चे लोग आ जाओ, आज पूजा है तो आज पूजा में कथा होगी। तो जो लोक कथाएं हैं, लोक वार्ताएं हैं, वहां पर स्त्री की रचनात्मकता को बहुत सशक्त तरीके से उभारा गया है। लेकिन यही वो स्त्रियां हैं जिन्होंने इतिहास को पलटने का दमखम था। हम जब बात करते हैं, साहित्य में आते हैं, तो अभी मुझे आए हुए ये बात होगी करीब 96-97 की बात होगी। मैं 90 में जेएनयू छोड़ा और 51 में मैं 91 में लखनऊ आई और इत्तेफाकन मुझे डिग्री कॉलेज की नौकरी मिली थी बुलंदशहर की। तो उसको जो है नहीं ज्वाइन कर पाया। लखनऊ में हमने बैंक में नौकरी पहले ज्वाइन कर ली। तो मैंने उस समय देखा कि मेरे से कुछ कचोटता था भीतर, मुझे जो है साहित्य खींच रहा था अपनी तरफ, और बैंक की नौकरी से वितृष्णा सी होती जा रही थी कि हम कहाँ फंस गए हैं। और पारिवारिक सामाजिक स्थितियां इस तरह की थी कि हम लखनऊ छोड़ने की स्थिति में नहीं थे, बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो स्त्री को स्त्री की आंख से क्यों नहीं देखा जाता, ये सवाल मुझे तब से परेशान कर रहा। हमारे बारे में व्याख्याएं या टिप्पणियां करेंगे पुरुष, बड़े बड़े समीक्षक आ जाएंगे, वो कह देंगे अगर पति अच्छा नहीं है तो इसका भाग्य अच्छा नहीं था, अगर कोई दिक्कत है तो इसकी किस्मत में था। मतलब स्त्री अपने आप में एक वस्तु है। और त्रिमंजिला जैसे कोई 3 मंजिला भवन हो, पहली मंजिल पे पिता बैठा रहता है जो आंख लगाए रहता है, दूसरी मंजिल पे पति बैठा रहता है जो स्त्री पे आंख लगाए रहता है, और तीसरे मंजिल पे पुत्र बैठा रहता है। तो ये जो 3 मंजिला भवन हम वर्णन कर रहे हैं, तो स्त्री की निजता और आजादी यहीं पर शिक्षों में जकड़ती चली जाती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो आज की स्त्री पति को भाग्य की वस्तु मानती है, ना संपत्ति को कोई महत्व या कोई तवज्जो देती है, बल्कि वो बौद्धिक मुठभेड़ करती है और मानवीय उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। एक मनुष्य के रूप में वो यौनवाद से बहुत आगे निकल चुकी है। आज उसके सामने सवाल मानवीय गरिमा का है, आत्मसम्मान का है। बहुत पुरानी बातें हो गई। स्त्री के प्रति जो जन प्रचलित मान्यताएं, पिटी पिटाई परंपराएं हैं कि वो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के। अरे मतलब जो भी देखो, नारी श्रद्धा हो, नारी दया हो, नर के, मतलब ये जो दर्द भरी दुख की बदली, मतलब एक स्त्री के जीवन में दर्द की आपने व्याख्या की, लेकिन उसे दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए आपने कोई सशक्त ताकत नहीं दी उसे। उसका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए उस सबसे ज्यादा जरूरी था कि उसके हाथ में शिक्षा का टूल पकड़ा दिया जाए, और शिक्षा के बाद आता है आत्मविश्वास। तो स्त्री की जो पूर्व निर्मित छवि है, उसको नए समय में, नए परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत मुझे तभी महसूस हुई। बात 96-97 पे जब हम बैंक में आ गए, और मुझे वही मैंने कहा कि मुझे कचोटता था कि हम गलत जगह हैं। ये तो कचोट आज भी है, मतलब ये तो सारी जिंदगी की कचोट रही है। तो जब वो चीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो मैंने हंस रेगुलर पढ़ती थी, कथादेश रेगुलर पढ़ती थी, तो धीरे धीरे कुछ यूं ही कहानियां लिखनी शुरू की, और मैं कहानियां लिखती थी और दराज में डालती जाती थी।
लखनऊ के साहित्यकार अखिलेश जी मुझे किसी कार्यक्रम में मिले, मैंने उनसे परिचय दिया लिया और उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि मैं कहानियां लिखती हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक कहानी राष्ट्रीय सहारा में दे दीजिए, लेकिन आप मत जाइए, ठीक है, राष्ट्रीय सहारा से कोई आ जाएगा, आपकी कहानी ले जाएगा। तो वो कहानी छपी और उसकी व्यापक बहुत अच्छी शानदार प्रतिक्रियाएं आई। तब मुझे लेखकीय आत्मविश्वास आया कि हाँ, मैं कुछ लिख सकती। तब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं जो लिख रही हूँ मैं ठीक है कि गलत है। जैसे कि एक नया लेखक होता है और उसे नहीं पता होता है कि वो जो लिख रहा है वो सही है कि गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि वो दौर था जब साहित्य मुझे खींच रहा था और जीवन मुझे एक के बाद एक सबक सिखा रहा था। वो सबक क्या था वो मैं बताना चाहती हूँ। जब हम गोदान की धनिया को पढ़ते हैं, जब हम जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र को पढ़ते हैं, या जब हम भगवती चरण लेखों को पढ़ते हैं, तो मुझे एक सप्राण, एक जीती जागती धड़कती हुई प्राणवत्ता संपन्न, बुद्धि वैभव संपन्न तेजस्वी स्त्री का चेहरा नजर नहीं आता। मुझे वो अपराश्रित स्त्री और बनावटी छवियां जो पुरुषों ने गढ़ दी हैं, जो पुरुषों ने गढ़ दी हैं, उन्होंने जो रच दिया है, उसकी ऐसी छवि बना दी है कि कवच है ना कुंडल। वो जोखिम भरे रास्तों पे जाने के लिए उनको बचा लिया गया, उनको एक शैडो दे दी गई। अरे भाई, उनको भी तो तेज धूप में जाने दीजिए। जब वो गिरेंगी, धूप खाएंगी, अंधड़ों से मुकाबला करेंगी, तब तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन नहीं, आपने उनको शैडो दिया, तो वो पेड़ पौधा जब शैडो में रहता है तो ग्रो नहीं कर पाता है। स्त्री का विकास के रास्ते वहीं से शुरू हो गए। बची खुची कसर जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, उन्होंने मर्यादाओं के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, शील के नाम पे, यौन सुचिता के नाम पे इतने कड़े नियम बना दिए, इतने टफ रूल्स बना दिए कि वो स्त्री की एक सीमा रेखा, जैसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो उसी को नापते थे, जोखते थे। पहली मंजिल पे बैठा हुआ पिता, दूसरी मंजिल पे बैठा हुआ पति और तीसरी मंजिल पे बैठा हुआ पुत्र, तीनों उसके लिए बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा तैयार करते थे। कहां से पैदा होगा स्त्री के अंदर आत्मविश्वास? ये तो एक स्त्री के वजूद की बात हम कर रहे हैं। और जब हम समीक्षा में आते हैं तो समीक्षाओं में स्त्रियां उस समय बहुत कम थी, ना के बराबर थी। वो तो गनीमत समझो कि सुमन राजे के बाद दर्जन भर हमारी स्त्री समीक्षिकाएं जो पैदा हुई, उन्होंने लिखना तेजी से शुरू किया। मैं बड़े आदर के साथ नाम लेना चाहती हूँ रोहिणी अग्रवाल का, जिन्होंने स्त्री लेखन स्वप्न और संघर्ष जैसी सशक्त किताब के माध्यम से हमें समीक्षा के नए मानदंड दिए। हमें उन्होंने सिखाया कि स्त्री की निजता, स्वावलंबन और मेहनत के जरिए वो कहां से कहां पहुंच सकती है। उसके बाद अनामिका जी ने तो मन मांझने की जरूरत में जबरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने स्त्री के बारे में लिखा है, बहुत कायदे से उन्होंने लिखा। और फार्मूलाबद्ध जो समीक्षा चली आ रही थी, जो रूढ़िबद्ध समीक्षाएं चली आ रही थी, जो तय करती थी स्त्री के मानदंड, जो शील अश्लील के सवालों को डिफाइन करती थी, परिभाषा देती थी, संस्कृति और अपसंस्कृति की बहस छेड़ती थी, और उनका केवल एक ही टारगेट था कि स्त्री के शरीर से होके बहस शुरू करना और पुरुषों की नजरों में पहुंच के स्त्री का मूल्यांकन करना। सब कुछ सुना सुनाया किस्सा था, सब कुछ गड़ा गड़ाया था। और रही सही कसर, वो कह देते थे कि स्त्री क्या लिखती है, केवल स्त्रियों के बारे में लिखती है। एक और आरोप खूब सुना है हमने, वो लिखती है कि जब स्त्री है ना उसकी मेहनत की कद्र करेंगी, ना बौद्धिक तेजस्विता की कद्र होगी, वो तो कहेंगे कि वो स्त्रियां लिखेंगी वो औरतें औरतों के बारे में लिखती हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा है शीला रोहेकर की ताबीज, कितना सशक्त और बड़ा उपन्यास। उन्होंने नहीं पढ़ा है नमिता सिंह का लेडीज क्लब, जो मुस्लिम महिलाओं की अल्पसंख्यकों के बारे में है। हमारे बहुत सशक्त कथाकार हैं मेहरुन्निसा परवेज, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में लिखा है। हमारी बहुत आसपास ऐसी केवल वही 8-10 नाम, 5-7 नाम है जो चर्चा के केंद्र में रहते हैं, जबकि हमारा लेखिकाओं का घेरा बहुत बड़ा है। ताबीज उपन्यास पढ़िए आप शीला रोहेकर का, इतना बड़े बड़े कैनवास पर उपन्यास है। और संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म सबसे ऊपर उठा के उन्होंने व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है। तो जो पूर्व निर्धारित परिकल्पनाएं हैं स्त्री की छवि को लेके, वो आज ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम जब आज के दौर में शीला शुक्ल का राग दरबारी पढ़ते हैं या अखिलेश का निर्वासन पढ़ते हैं,
दोनों की स्त्रियों में बहुत फर्क है, बहुत जबरदस्त अंतर है। और दूसरा क्या है, मीडिया। मीडिया ने क्या किया कि स्त्री छवि को उन्होंने अलग तरीके से भुनाने की कोशिश की। वो जरूरी सवालों पे बहस तो करती हैं, लेकिन जब हम स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, तो स्त्री के संघर्षों के इतिहास पे एक नजर डालना चाहिए। एक दशक बीत चुका, पूरा एक दशक, और अभी तक हमारा मूल्यांकन पुरुषों के समकक्ष भी नहीं है। अगर लेखिका है और लेखक है तो तवज्जो आज भी समीक्षा में भी लेखक को दिया जाएगा। अरे वो महिला मुद्दों पे लिखा होगा ना उन्होंने, वो जो है फलाना फलानी किताब है, ढिमकाना उपन्यास है, तो उसमें मुद्दे क्या, उन्हें नहीं पता कि कश्मीर के बारे में मीरा कांत जी एक कोई था, कहीं नहीं सा उपन्यास लिखती हैं। ये बहुत मतलब प्रभा खेतान का नाम लीजिए, कितना आलोचना, स्त्री आलोचना पर उन्होंने बाजार के बीच, बाजार के बाद कितना शानदार उन्होंने वो लिखा है, समीक्षा की बड़ी जबरदस्त किताब है। हेमा शर्मा का नाम लेती हूँ, स्त्रीत्ववादी विमर्श, जिन्होंने उन्होंने स्त्री मुद्दों को बहुत बढ़िया, और अभी हाल ही में हमारी जेएनयू की गरिमा श्रीवास्तव ने देह ही देश। तो जब कहने का मतलब है कि जब स्त्री लिखेगी, जब उस दर्द से वो गुजरेगी, जब उस भोक्ता की हैसियत से और साक्षी की हैसियत से दो तरह से जब वो लेखन करती है, तो सुनीता एक नया इतिहास बनाती है। हमारे बीच अर्चना वर्मा जी थी, जिन्होंने कथा साहित्य पर भी काम किया और समालोचना में भी बराबर से काम किया। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फार्मूलाबद्ध समीक्षाएं कब तक होती रहेंगी? हमें एक तरह से क्यों नहीं ये समझा जाता कि लता शर्मा ने कितना बड़ा काम किया, अभी हाल में उनका एक उपन्यास आया है। मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हमारे दिमाग में घूमते हैं जिसमें सजग, सचेत और आत्मनिर्णय से लैस स्त्री चेतना को स्त्री समीक्षकों द्वारा सही तरीके से मुखरित किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रोहिणी जी ने जो काम किया है, अर्चना वर्मा दीदी ने जो काम किया है, यहाँ तक कि रमणिका गुप्ता का एक किताब मैं कोट कर लूंगी, स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास। तो मतलब ये जो उत्तर सती का जब उपन्यासों की कथा साहित्य की चर्चा करते हैं, तो हम महसूस करते हैं, इस चीज की शिद्दत से जरूरत महसूस करते हैं कि स्त्री के से जुड़े सवाल यथार्थ भी हो, समग्रता में हो और विविधता में। सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल, आपने जितनी बातें कोट की वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको सारे लोग सुन रहे हैं। चंद्रकला त्रिपाठी मैम लगातार लिख रही हैं और कह रही, रजनी मैं सुन रही हूँ, मुझे लगा आपको ये संदेश दे देती हूँ। आपके इस बात के साथ एक संदर्भ मैं कोट करना चाहूंगी विनोद तिवारी जी का, जो आलोचना की पक्षधरता के परिप्रेक्ष्य में वो लिखते हैं, व्यापक अर्थों में आलोचना मनुष्य की आत्म चेतना है, साहित्य और कला के रूप में निर्माण की हुई अपनी अर्थवान रचना के सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ, सत्य असत्य पक्षों के प्रति जागृत चेतना है। एक बार जब आलोचना का जन्म हो जाता है तो वह साहित्य कला की केवल तटस्थ व्याख्याता या निरपेक्ष दृष्टा ही नहीं रहती, सांस्कृतिक परंपरा और मनुष्य के अर्जित ज्ञान का समाहार करके वर्तमान के ऐतिहासिक चेतना, संवेदनशील युग दृष्टा आलोचक प्राचीन और सामयिक साहित्य की कृतियों का मूल्य आंकते नहीं, नए व्याख्या सूत्रों को उद्भावना भी करता है। इस प्रकार आलोचना स्वयं एक रचना क्रिया है। तो आलोचना जब एक रचना क्रिया है, बावजूद आलोचना जब की जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि लेखक भड़क उठते हैं। तो इस संदर्भ में रोहिणी अग्रवाल जी का एक संदर्भ मुझे ज्यादा समीचीन और सटीक लगता है कि कहानी शब्दों का खोखला भोर भर नहीं है, न ही लेखक नेतृत्व में की जाने वाली फौजी ड्रिल, जो पाठक को भी अनुशासित फौजी बनाकर मन वांछित प्रतिक्रियाएं पाने का आयोजन करे। तो आलोचना एक आयोजन नहीं है, बल्कि एक पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जिसकी निर्मिति को समझने के लिए आलोचक को भी रचना के तह में जाना ही पड़ता है। आपने बहुत सारे संदर्भों को कोट किया, स्त्री संदर्भों को कोट किया। आज की तारीख में जितनी महिलाएं लिख रही हैं, उनके दौरान जो समीक्षात्मक आलोचना की जा रही है, उसको आप आलोचना की श्रेणी में रखती हैं?
क्या आप उसको आलोचना के तौर पर मानती हैं? जैसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ। सुधा अरोड़ा जी कथाकार भी हैं और आलोचना क्षेत्र में वो लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे आलेख लिखे हैं स्त्रियों को लेकर के। कुमुद शर्मा एकेडमिक आलोचना करती हैं। सुधा सिंह जी भी आलोचना करती हैं। अनुराधा गुप्ता जी, रश्मि रावत जी, ये लोग एक नई पीढ़ी के साथ आलोचना में अपना एक कदम रखी हैं। तो क्या इस समीक्षात्मक प्रवृत्ति को आलोचना का नाम हम दे सकते हैं? क्या यह के लिए सही है या नहीं? आप इसे क्या मानती हैं? बहुत सही और बहुत ही सटीक सवाल पूछा। ये मेरे दिमाग में भी घूमता रहता है ये सवाल। दरअसल मुझे लगता है कि जो जो रचना के भीतर धसेगा, रचना के भीतर धसे बिना हम बाहर से जो एक देख लेते हैं, तो एक प्रचलित फार्मूलाबद्ध समीक्षाएं मैं देख रही हूँ। क्योंकि समीक्षक जब तक निडर नहीं होगा, आजकल मैं कई दिनों से देख रही हूँ मुंह देखी समीक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मुझे तो प्रखर तेजस्वी समीक्षकों की जब मैं नाम लेती हूँ, तो मुझे शशिकला राय का नाम और चंद्रकला त्रिपाठी दीदी का नाम बहुत तेजी से स्मृति में आ रहा है, जिन्होंने बहुत ही सही और तर्क सम्मत तरीकों से, मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे काटा। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम कहानी में डिफेंड क्यों करती हो? ये बात सही है कि हम किरदारों के भीतर जाते थे और किरदारों की पुनर्प्रस्तुति में किरदारों को ही डिफेंड करने लगते थे। जब हमारे पास बेबाक समीक्षक नहीं होंगे, तब तक हम मुखापेक्षी होके तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश कर रहा हूं, इस तरह की। सुधा सिंह जी ने बहुत अच्छा लिखा, सुधा सिंह जी को मैंने पढ़ा है। शशिकला राय का नाम मैं कह रही हूँ कि वो हमारे समय की प्रखर समीक्षक है। उन्होंने जिंदा कहानियां भी लिखा है और उसके अलावा उन्होंने एक सटीक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आपको लिखने से पाना क्या है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट पहले भी था, आज भी है, कि मुझे लिखने से बदले में कुछ नहीं पाना है। लेखन मेरे लिए एक आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया है, अपने को फिर से देखना और अपने को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखना। लेकिन जो लोग लेखन में है तो वो थोड़ा सा बेधड़क हो, बेबाक हो, क्योंकि कमजोर, केवल थीम बता के, कहानी बता के, थीम बता के, किरदारों की चर्चा करके ऊपर ऊपर से जो समीक्षाएं देख रहे हैं इधर, हम अभी हमने जिनका नाम आपने लिया उनको हमने पढ़ा नहीं है तो उन पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं कह रही हूं कि हिंदुस्तान में जो प्रचलित मिथकीय आख्यान है उनको फिर से परिभाषित करके नई मीमांसा रचने वाली समीक्षाएं मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि अनामिका जी की देखो 4 लाइनें मैं कोट करूंगी, वो लिखती हैं कि इससे बड़ा सांस्कृतिक षड्यंत्र और कोई हो ही नहीं सकता कि सीता सावित्री जैसी बागी स्त्रियों को भी हमारी पितृसत्ता ने मूक आज्ञाकारिता से एकाकार होते हुए देख लिया। जबकि हकीकत तो ये है, ना सीता कठपुतली थी और ना सावित्री, दोनों के स्वतंत्र व्यक्तित्व थे और दोनों ने ही जब भी समय आया वो निर्भीकता से अपना निर्णय खुद लिया। सीता जी ने भी और सावित्री ने, चाहे वो पति चयन का हो, चाहे वो पति को त्यागने का हो। तो ये जो मिथकीय आख्यान है या स्त्री की जो रूढ़ छवियां हैं, चाहे वो पुरातन कालीन देवियों से जुड़े हुए हो, जो आप्त वाक हम सालों से सुनते आ रहे हो, उनमें नए तरह से अर्थ छवियों को जगा के प्रदीप्त करने की जरूरत है। हम ये भी बहुत दिनों से स्वकीय परकीय भेद सुन रहे हैं, नायिका को देवियां बना दे रहे हैं, अप्सरा बना देते हैं। इतनी परिकल्पनाएं हमारे सामने है अप्सरा बना देने की। अरे सुंदर सजीली स्त्रियों को ही तो अप्सरा कहा होगा उस जमाने में। लेकिन तब भी तेजस्वी, दृष्टि संपन्न और व्यक्तित्व संपन्न स्त्री की विवेचना, चाहे वो उपन्यासों के माध्यम से हो, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो, वो सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर ऐसा यथार्थ का ग्राफ तैयार होना चाहिए स्त्री के जीवन का, जहां पर दैहिक और मानसिक हिंसा ना हो और एक स्त्री के पीठ पर एक बोझ लदा रहता, सुनीता, बेघर होने का शाश्वत डर और उससे उपजा हुआ खौफ। हमें आज 2020 में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी स्त्रियों की तरफ भी देखना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, कि हम एक स्त्री दूसरी स्त्री को गुइया कब बना रही है,
अपनी दोस्त कब बना रही है, हमारा घेरा कैसे मजबूत होगा, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता और दैहिक स्वायत्तता दोनों अलग चीज है। पितृसत्ता ने दैहिक स्वतंत्रता की तो वकालत की, लेकिन दैहिक स्वायत्तता से वो मुंह मोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आज ये चुनौती है कि अगर हम स्वतंत्रता को लेते हैं तो जिम्मेदारी को भी लेना सीखना पड़ेगा। जो हमेशा स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का बोध होना नहीं होगा तो अविवाहित मातृत्व और अविवाहित सहजीवन से ढेरों विडंबनाएं पैदा होंगी। हम नहीं संभाल पाएंगे उन विडंबनाओं को, क्योंकि व्यवस्था के सीखचे नए तरीके से ही तोड़ने पड़ेंगे। पुराने औजार, पुराने टूल समीक्षा के अब बेकार के हो गए हैं, उनका मकसद खत्म हो गया है। जब हम समीक्षा में इस तरह की चीजों को लाएंगे कि हम बेबाकी से, बेधड़क होके, बिल्कुल ताकत से नई संरचना करें, नई आंख से देखें। हमारे वो मानदंड बेकार हो गए, शील है, अश्लील है, नैतिक है, अनैतिक है, संस्कृति है, अपसंस्कृति है, ये सारी बहस है जो स्त्री की देह से शुरू होकर देह पे ही खत्म हो जाती थी। हम कब उबरेंगे इनसे? और एक नई संरचना, हम अभी तक उन्हीं पुराने टूल्स को ढो रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे कि जो हमारी जो है नई जो आ रही हैं। अच्छा देखो, एक मैं नमिता सिंह ने एक बहुत अच्छी 4 लाइनें मैं पढ़ रही हूं। बहुत प्रगतिशील देखे हैं मैंने, सिद्धांतकार, उपदेशक और बुद्धिजीवी, लेकिन यही बुद्धिजीवी को जब व्यवहार करने का मौका दिया गया तो ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर गए। घर के अंतःपुर में उस वक्त सिद्धांतों की भाषा बदल जाती है। उस समय स्त्री क्या बन जाती है? पत्नी बन जाती है, माँ बाप की दुहाई दी जाती है, खानदान, समाज, संस्कार, ये सारे प्रगतिशीलों को घर में ही याद आते हैं। और मंच पर जब बोलते हैं तो ऐसी स्त्रियों के पक्ष में खड़े होते हैं, और जब घर के अंतःपुर में आते हैं तो इस तरह की बात। तो असुरक्षित, जो भी असुरक्षित कौम होगी वो प्रगतिशीलता, उनकी प्रगतिशीलता भी दोगली है, और वो धर्म की खाल ओढ़ के वैसे ही प्रवचन देने लगते हैं जैसे प्रवचन सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम लागू करते हैं तो हम फिर स्त्री की परंपरागत भूमिकाओं में आ जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे नए समीक्षक हैं वो नए टूल्स लेके उस तरह की समीक्षाएं करें कि वो रचना के भीतर धसे और वो उसमें से वो निकालें कि हाँ इसमें ये अच्छा है, और यहाँ पर एक जो छवि है, जो निर्मितियां हैं किरदार की, पात्र की, यथास्थितिवाद से ऊपर उठाए उन्हें। यथास्थितिवाद का समय नहीं है कि जैसा चला आ रहा है हम वैसी छवियां गढ़ दें, ये बिल्कुल वो समय नहीं है। मतलब वकालत ना करें, किरदारों को डिफेंड ना करें। हमारे सामने नए जमाने के बच्चे हैं, तो नए जमाने के बच्चों की उनके अंतःपुर में तो जाएं, उनके मन को तो पकड़ें कि वो खुद कितने कंट्राडिक्शन में जी रहे हैं। उनके खुद के जीवन में कैरियर है, प्रेम है, ब्रेकअप है, रिलेशनशिप है, एम्बिशन है, इन सबके बीच में जगह बनानी है। तो रचना के पाठ, रचना की समीक्षा के लिए हमें नए संदर्भों में नए तरीके से ही समीक्षा करनी पड़ेगी। पुराने टूल्स तो अब बेकार हो गए, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने सही कहा कि कहते हैं ना, रगड़ते रगड़ते मुलम्मा छूट ही जाता है। तो जब चीजें पुरानी पड़ जाती हैं तो उस पे एक नया लेयर चढ़ने लगता है। लेकिन उस मल्टी लेयर को समझने की भी जरूरत है कि आलोचना के नए टूल्स कैसे बनेंगे। जब हम 21वीं सदी में हैं तो जैसे समाज बदल रहा है तो आलोचना के टूल्स भी बदल रहे हैं, क्योंकि कहानियां बदल रही हैं, उनके परिवेश बदल रहे हैं, रचनाओं का आयाम बदल चुका है, व्यापकता आ चुकी है। आज की तारीख में लहना सिंह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सरदार सिंह भूमिका में आ चुके हैं। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि लहना सिंह की तो हमने बहुत तारीफ की, लेकिन उस लहना सिंह के साथ जो स्त्री पात्र एक नेपथ्य से ध्वनित होती है, हम उसकी बात क्यों नहीं कर पाते हैं? तो क्या यह पुनर्मूल्यांकन की कसौटी हमें बदलनी पड़ेगी? क्या नए टूल्स जब आ जाएंगे तो यह मूल्यांकन किया जा सकेगा? मुझे लगता है कि किया भी जा सकता है, बट उस पर नजर किसकी जा रही है, किसकी नहीं जा रही है, यह भी देखने वाली बात है। आइए हम एक दूसरे विषय को आगे लेके चलते हैं
कि जैसा कि आपने कहा कि अभी पेट्रियार्की जो है वो बहुत व्यापक अर्थ में, और दूसरी चीज जो मुख्य आपने कही कि देह विमर्श, तो जो देह विमर्श का स्वरूप है उसे मैं देखती हूँ तो गांव में यह अभी नहीं पहुंचा है। गांव में जब हम जाते हैं देखते हैं तो वहां की आर्थिक सामाजिक और जो परिवेशगत ढांचा है वो अभी टूटने में मुझे लगता है कि अभी सदियों लग जाएंगे। ऐसे में यह मानसिकता जो महानगरीय मानसिकता के तौर पर जो दर्ज हो रहा है पेट्रियार्की के रूप में, मैं हाल ही में देख रही थी, कल मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि एक जो फेमिनिस्ट लेडी है वो फेमिनिज्म की बहुत बड़े एजेंडे के तौर पे आज की तारीख में वो देखी जाती हैं, उन्होंने त्रिया चरित्र शब्द का इस्तेमाल किया था। तो 21वीं शताब्दी में त्रिया चरित्र शब्द का इस्तेमाल करना क्या नेपथ्य से पेट्रियार्की को बढ़ावा देना नहीं होगा? आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, ये बात तो पिटी पिटाई बातें हो गई हैं। जब भी हम सुनते हैं कि त्रिया चरित्र, ये पुरुषों का बनाया हुआ एक ऐसा मतलब एक औजार कह लो, एक टॉर्चर करने का एक ऐसा मतलब क्या हुआ कंडीशनिंग हमारे समाज में, गांव में कंडीशनिंग जब हो रही थी, तो वो एक कंडीशनिंग का जो परंपरागत स्त्री की छवि थी ना, उसको उन्होंने एक अजीब तरीके से, मतलब जैसे बाचाल लड़कियां होंगी तो जोर से ना बोलो, मतलब एक जो स्त्री की छवियों को आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने, तोड़ फोड़ की जरूरत है। होता क्या है, अब देखो मैं गांव की बात कर रही हूँ, होता क्या है कि चिरगांव की ही बात करूं मैं, वहां पर लड़कियां शिक्षित हैं, खूब अच्छी तरह से वो बीए एमए कर चुकी हैं, और वहां पर जो बहुएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, एक अच्छी बात तो क्या है कि वो घर का परिवेश ये हो गया है कि सास भी कहती है कि बहू नौकरी करने जाए, लड़कियां कमा रही हैं, बहुएं कमा रही हैं, इतना तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आत्मनिर्णय की बात आती है, पैसा, तनख्वाह कहाँ जाएगी, तो फिर वही बात आ जाती है कि स्त्री अभी भी वही बनी हुई है बेचारी, कि उसका सारा पैसा सास को दे दिया, पति को दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी सहूलियत से अपने पैरों को जमीन में टेक के अपने निर्णय लेना सीखने के लिए थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। केवल इससे काम नहीं चलेगा, हमें टकराना पड़ेगा, हमें उन रूढ़ियों से टकराना पड़ेगा, हमें स्त्री से जुड़े सवालों को यथार्थ के साथ देखकर, समग्रता के साथ जब तक हम समेटेंगे नहीं, तब तक हम ये जो कहते हैं ना कि लड़की बिगड़ गई है, वो सहजीवन फलाने के साथ मत घूमो क्योंकि वो फलाना ढिमकाने के साथ घूम रही है। मतलब अगर कोई स्त्री का, कोई किसी लड़की का कोई दोस्त है तो उसकी संगति में वो बिगड़ जाएगी। तो ये स्त्री पुरुष के बीच में जो वर्जनाएं हैं, जब जीवन शैली बदल रही है, नई स्त्री के तेवर और नई स्त्री की छवि बदल रही है, तो दो तरह के व्यक्तित्व आते हैं। एक तो आक्रामकता से भरी छवि, एक ऐसी आक्रामक लड़की की छवि जिसको परिवार वाले कह देते हैं ये तो विद्रोहिणी है, इसको हटाओ, और एक वो छवि जो एकदम सीधी सरल, और उसको कह जाता अरे ये तो बहुत अच्छी लड़की है, जवाब ही देना नहीं जानती। तो ये जो हमारा मोह है, ये ऑब्सेशन है, ये हमने एक फ्रेम बना लिया है कि ये लड़कियां, ये अच्छी वाली लड़कियां हैं और ये बिगड़ी हुई लड़कियां हैं। तो विद्रोही और एक जो फ्रेमबद्ध छवि है, तो इन चीजों से मुकाबला जब हम करेंगे तो हमें इसके बीच में ये रास्ता निकालना पड़ेगा कि कौन सी लड़की निर्भीक है, कौन सी लड़की अपना फैसला खुद लेके अपने तरीके से अपनी शिक्षा का, या अपने विवाह के बारे में, या अपने जीवन के बारे में, या वो एक समग्र रूप से अपनी आजादी के साथ जिम्मेदारी का वहन कर रही है कि नहीं। संपूर्ण आजादी जैसा कोई शब्द होता नहीं। आजादी जब आती है तो बहुत सारे हमारे परिवारों में 18 से लेके 24 साल 25 साल तक की लड़कियों को भ्रमित करने वाली चीजें भी हैं, आज भी हैं, कि जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सड़क पे लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर वही द्रौपदी जैसे सीन आते हैं और फिर वही मूक पांडव बनी भीड़ तमाशा देखती है। ये दृश्य कस्बों में भी है और गांवों में भी है। तो आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के ऑब्सेशन, पूर्वाग्रह, मूल्य मान्यताओं को नए तरीके से आधुनिक संदर्भों में हमें सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर निर्भीकता और सही क्या है और गलत क्या है, इसका एक उनके अंदर विवेक तो देना पड़ेगा। विवेक संपन्न बनाने तक थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जब तक हम
उनको पीछे से धक्का देते रहेंगे, जब तक हम उनको शैडो देते रहेंगे, तो आशंकाएं, डर और दुश्चिंताएं तीनों से ही पितृसत्ता परेशान रहती है। पितृसत्ता सबसे ज्यादा परेशान होती है अपनी छवि को लेके। अब और दृष्टिकोणों का टकराव, एक पुरानी पीढ़ी है और एक नई पीढ़ी है, तो घर से लेके बाहर काम पर जाती स्त्री या लड़की का उत्पीड़न बहुआयामी है, वो एक नहीं है, वो अंडर एस्टिमेट किए जाने की शिकार है, और वो और बहुत तेजी से चकाचौंध वाली जो एक जीवन शैली है, ये जो संस्कृति है, लाइफ स्टाइल कह लो उसको, जैसे विज्ञापन में चमचमाती हुई स्त्री है। लेकिन मैं पूरी ताकत से कहना चाहती हूँ कि उसके भीतर का वो तेज भी तो आना चाहिए, अंदरूनी तेज, अंदरूनी कौध, और अंदरूनी तेज आता है आत्मविश्वास से, स्वावलंबन से। स्वावलंबन पैसे कमाने का मतलब केवल पैसा नहीं होता, पूरे व्यक्तित्व का समूचा कायापलट कर देता है। स्वावलंबी लड़की, स्वावलंबी स्त्री की चेतना मतलब पूरा समूचा कायापलट हो जाता है। मर्दों की दुनिया में स्त्री की आजादी का पुराना पिटा पिटाया फार्मूला है कि अगर स्त्री आजाद है तो वो दुष्चरित्र होगी ही होगी, और वही पुरुष अपने घरों की स्त्रियों को 7 तालों में बंद रखते हैं। ये जो परंपराएं हैं, ये जो रूढ़ियां हैं, ये स्त्री का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को आगे बढ़ा के आज के दौर में हमें आजादी भी देनी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। उनके अंदर विवेक सृजित करने तक पेशेंस रखने की जरूरत है। वो अपना सही गलत 1-2 बार होता है ना कि हम बड़े हैं, हमारी पीढ़ी और हमारे बाद 2 पीढ़ियां आ चुकी हैं, तो थोड़ी सी गलती हमसे हुई तो हम अपनी गलती दूसरी पीढ़ी को सिखाएं, बेटा यहाँ गलत मत करना, यहाँ मुझसे गलती हुई थी। वो हमसे पुरानी वाली जो महिलाएं हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि तुम्हारे पैरों तले की जमीन होना जरूरी है, बिना आर्थिक आजादी के तुम अपनी आवाज ही नहीं निकाल पाओगी, पैसा नहीं होगा तो इतनी बड़ी दुनिया में तुम जब, वो जो घर वाली मैंने बात कही थी कि घर होने का शाश्वत डर स्त्री के पीठ पर लदा रहता है, बेघर होने की शाश्वत तकलीफ स्त्री ढोती है आज जिंदगी, तो वो खौफ तब तक था जब तक वो आर्थिक रूप से पराश्रित थी। आर्थिक रूप से स्वावलंबन आया तो उसका चेतना का विकास हुआ, व्यक्तित्व का विकास हुआ, वो सही गलत में फर्क करना सीखी, और पितृसत्ता के जो निर्मितियां हैं, पितृसत्ता की जो मूल्य मानदंड हैं, उनको पहचानना सीखी, उनको चीनना, उनका उल्लंघन करना और उनके प्रति दरवाजे ठोकना, ये गलत है, आप गलत हैं यहाँ। तो जब तक हमारे भीतर वो चीज नहीं आएगी, वो ताकत नहीं आएगी, तब तक हम मूक और बधिर होके, तेजस्वी स्त्रियों को जब हमें कह दिया कि सीता की पूजा करो, सावित्री की पूजा करो, पुरुषों ने अच्छी खासी स्वाभिमानी स्त्रियों को वो बना दिया, परंपरागत तरीके से एक सती सावित्री बना दिया। मतलब उन्हें ऐसी स्त्रियां लुभाती हैं जो मूक होके, गर्दन होके, जिनके अंदर केवल और केवल आज्ञाकारिता वाला भाव हो, वो प्रतिरोध ना करें, सही गलत में फर्क उनके अंदर भी पैदा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और वो चीज हर जगह, घर से लेके बाहर तक और बाहर से लेके दफ्तर तक, और दफ्तर के पुरुष सत्ताओं के बीच में जोड़ना चाहूंगी। मुझे याद है कि वीरेंद्र यादव जी ने एक किताब लिखी है, उपन्यास वर्चस्व की सत्ता और गोदान के लिए। उसमें उन्होंने सारे पात्रों पर बहुत सम्यक दृष्टि रखी है, लेकिन आपने अगर वो पुस्तक पढ़ी है तो आप गौर करिएगा कि उसमें जो स्त्री पात्र है वो बहुत कमजोर तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। तो क्या यह मूल्यांकन की कसौटी में स्त्री को कमतर दिखाने की भी एक प्रवृत्ति है? यह आलोचना के द्वारा किया जा रहा है या सहज है? क्योंकि अगर मैं कहानी की दृष्टि से देखती हूँ तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अपने सशक्त किरदार के लिए जानी जाती हैं। अगर मैं इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की कहानी के आकाशदीप की चंपा को कोट करूं तो गलत नहीं होगा। वह उसके साथ रहती है, वो कहती भी है कि कहानी की चंपा बुद्धगुप्त से कहती भी है, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे हैं जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ।
मतलब कितना बड़ी बात वो कहती है एकदम खुले तौर पे, तो वो कितनी सशक्त तौर पे अपनी बात कह रही है। अगर हम इसी बात को पीछे जाकर के रामायण के परिप्रेक्ष्य या मिथकों में देखते हैं तो मुझे कैकेयी सबसे सशक्त केंद्रीय पात्र लगती है, जिसने साम दाम दंड भेद चाहे जो भी किया। बेशक अगर हम देखें कि राम को वनवास हो जाता है, उनके साथ सीता भी जाती हैं, उर्मिला 14 वर्षों तक एकदम से बिना रोए हुए स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन दशरथ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक किरदार के तौर पर देखें तो कैकेयी बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहती है कि आपने हमसे वादा किया था जब आप देवासुर संग्राम में हार रहे थे तो मैंने आपको बचाया था, आपने वचन दिया था, आप उस वचन से नहीं पीछे हट सकते हैं। ये वचनबद्धता की जो स्थिति है कहानी में, जब आज की कहानियां बदल चुकी हैं, बहुत बदल चुकी हैं, 21वीं शताब्दी की कहानियों को आप पढ़िए तो उसमें सब कुछ बदल चुका है, शब्द बदल चुके हैं, भाव बदल चुके हैं, व्यक्त करने के तरीके बदल चुके हैं। अभी मौजूदा समय में लगभग एक साथ 3 पीढ़ियां लिख रही हैं। ऐसे समय में आलोचना के जो नए टूल्स हैं वो डेवलप किए जाने की बात हो रही है, लेकिन क्या आलोचना के नए शब्द या नए तर्क स्वीकार्य भी होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तीनों किरदार मुझे भी बहुत प्रिय हैं। ये आकाशदीप जो कहानी का नाम लिया है, मुझे ये बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा, ये इसे कहते हैं कि लेखकी के विजन जो होता है वो सारी देश काल की क्लासिक, ये रचनाएं क्लासिक क्यों बन जाती हैं। ये सशक्त उदाहरण जयशंकर प्रसाद की जो कहानी का जिक्र कर रही है, ये पूरी कहानी की संरचना, इसकी किरदार को लेना, पुरुष को प्रेम, कर्तव्य, पूरा इतना अच्छे से उन्होंने क्लासिक एक रचना हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जब स्त्री चेतना और स्त्री बुद्धि अपने तरीके से निर्णय लेती है और जब हम व्यापक समुदाय को देखते हैं तो हमें 2 या 3 जैसे कैकेयी का किरदार है, लेकिन इस किरदार के बारे में इस तरह की जब स्वनिर्णय लेती हैं अपनी बुद्धि और विवेक से, और वो जन समुदाय के चाहे वो खिलाफ हो चाहे कुछ हो, लेकिन उसी संदर्भ में मुझे द्रौपदी का भी उदाहरण याद आता है कि द्रौपदी भी अपने तरीके से, अपने विवेक से, अपने स्त्री की होने की तेजस्विता से लैस, वो भी एक मिथकीय ना रह के एक जीती जागती धड़कती हुई चेतना वाली स्त्री है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वीरेंद्र यादव की जो बात कर रही हो, मैंने बहुत पहले कुछ तो पढ़ा था उनका, मुझे अब वो किताब याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी किताब मुझे नहीं याद आ रही, शायद मैंने वर्चस्व की सत्ता नहीं, शायद मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि लिखा गया है जी, अच्छा, जब मैं ये देखती हूँ कभी कभी हम अपने समय की कृतियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे कभी कभी क्या लगता है कि चीजों को अपने मन में बसी हुई जो छवियां हैं, अपने आसपास देखी हुई जो लड़कियां हैं, तो वो जब हम चर्चा में उनको लाते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे बाहर से कांच में किसी स्त्री को रख दिया हो और पारदर्शी बिंब देख रहे हो। मतलब एक खास एंगल से, एक खास कोण से हम देखते हैं और वो उतना ही दिखाई देता है जितना वो लेखक देखना चाहता है। एक यहाँ से हम इस मोड़ से देखेंगे या उस कोण से देखेंगे तो वो एक समग्रता में रचना और समग्रता में किरदार उभर के नहीं आता। तो जब हम उस किरदार के अंतर विरोधों को नहीं पकड़ेंगे, कंट्राडिक्शंस, कोई भी व्यक्ति ना तो हमेशा अच्छा हो सकता है ना हमेशा बुरा हो सकता है। हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, उसके भीतर का जो ग्रे शेड है, जहां हम उसके हाव भाव को पकड़ते हैं, जहां उसकी कमजोरियों पे हाथ रखते हैं, जहां उसको, उसके व्यक्तित्व को और उसकी जीवन दृष्टि को जब हम पकड़ना चाहते हैं, तो वो परंपरा और प्रगतिशीलता दोनों के बीच झूल रही होती है। वो खुद कितने कंट्राडिक्शन में चल रही है, वो खुद कितनी तकलीफ में, वो चाहती है कि एक अच्छी माँ की भूमिका करना, उसे अच्छी तरह पता है कि आज के समय की मांग क्या है, तो बच्चों को उसे एक निश्चित नियत जो उसकी भूमिका है, वो भूमिका का भी उसे निर्वहन करना है। तो ये जो आधुनिकता और प्रगतिशीलता के बीच चलता हुआ आवाजाही जो है, जो व्यक्तित्व के अंतर विरोध है, उन अमूल एहसासों को सहेजने की जरूरत है साहित्य में भी। जब हमारे बीच में ऐसे किरदार आते हैं तो ये समझना पड़ता है कि हम
धचकोले खाते हुए जहाज पे जा रहे हैं और अपना रास्ता ढूंढने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी स्त्री के जीवन का जो जहाज है वो काफी बड़ा जहाज है, और जब हम उस जहाज पे बैठते हैं तो इतनी तेज हवाएं चलती हैं हमारी पितृसत्ता की, इतनी फरफराती हुई हवाएं चलती हैं कि लगता है कि अभी हवाएं आएंगी, अभी नकारात्मकता के काले बादल घिर जाएंगे और सारी स्त्री चेतना को वो डुबो देंगे समंदर के भीतर। ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये पहले भी था और आज भी है। जबकि स्त्री को अच्छी तरह पता है कि ना जहाज डूबेगा, ना आंधियां उसका कुछ बिगाड़ पाएंगी, ना काले बादल उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जीवन अपनी तरीके से अब बहुत सारे मोड़ों पर उलट पुलट तो करेगा, लेकिन फिर सम पर आ जाएगा। हमें उलटने पुलटने के डर से वास्तविक किरदारों को रचने से डरना नहीं चाहिए। हमें ऐसे क्षेत्रों का उत्खनन करना है बतौर लेखिका कि हमें ऐसे चीजों को जाना है जो अलक्षित रह गए हों। दलित स्त्रियां हैं, आदिवासी स्त्रियां हैं, जैसे मैंने जेल में रहने वाली स्त्रियों पर काम किया था, तो हमें नए नए क्षेत्रों का आविष्कार करना है। हमें उन सुदूर रहने वाली उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जिनकी सौदेबाजी होती है, जो सुंदर लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो हमें केवल रिपोर्टाज नहीं, हमें उस किरदार के भीतर जाके उस किरदार के चेतना को पकड़ना है। हम क्या करते हैं, हम में से अधिकांश लेखक, हम केवल एक ताना बाना बना देते हैं और उसके भीतर सुनी सुनाई गाथाओं को भर देते हैं, और रचना क्लासिक होते होते इसी तरह जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इस तरह की जो रचनाएं जब हम उसको रचते हैं तो हमें एक क्रिएट करना पड़ता है, एक क्रिटिक क्रिएट करना पड़ता है। तो वो जब हम क्रिटिक की बात करते हैं, जब हम उस किरदार के भीतर उस अमूल एहसास उस वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उस के जो थॉट प्रोसेस है, तब जाके हम उन चीजों को पकड़ते हैं और तब हम उनकी जीवन दृष्टि को नए ताने बानों के साथ आज के संदर्भों में रेलिवेंस, उनकी प्रासंगिकता देखते हैं। हाँ, उनसे कभी किसी जमाने में अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराध का प्रायश्चित या पछतावा या उन परिस्थितियों को भी हमें देखना पड़ेगा कि किस आक्रोश में, किस तरह से, कैसे वो इतने तकलीफ से गुजर रही थी कि उससे गुस्से में ये काम हो गया। अब वो जेल में है, लेकिन कोई उसकी उस बात की चर्चा नहीं करेगा। लोग जेल में छोड़ आएंगे, लोग जेल में, उसके बाद उससे सालों साल कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये जो अकेले पड़ते जाने का स्त्री का डर है, इसका खूब दोहन पितृसत्ता करती है, इसका खूब इमोशनल ब्लैकमेल होता है। तुम अकेली पड़ जाओगी। इस चीज को अपने आत्मबल से, वो जो अप दीपो भवा एक नारा है कि आप खुद अपने दीपक बने, अपने भीतर की दुनिया में जाएं, रचना में भी और जीवन में भी। जी। मुझे ऐसा आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन स्त्रियों में एका को लेकर के बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आप देखती होंगी, द्वंद्व बहुत बड़ा है स्त्री लेखन में। अगर हम 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बहुत संख्यक महिलाएं लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। इतना लिख रही हैं कि उसका अगर मूल्यांकन कोई ढंग से करने बैठ जाए तो कालजयी कृतियों की पूरी लाइन लग सकती है। लेकिन क्रिटिसिज्म, जो आपने कहा कि क्रिटिक नहीं हो रहा है, तो रचना पे क्रिटिक करने के जोखिम भी बहुत बड़े हैं, जो कि देखने में आता रहता है कि कोई भी क्रिटिक एक लाइन का सुझाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तर्क संगत बात तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का पुनर्रचना करना आसान कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिससे हम सभी जूझते हैं। और अभी एक सज्जन एक सवाल के तौर पर उन्होंने कहा कि स्त्रियां बेशक बहुत लिख रही हैं, बहुत आजाद ख्याल हुई हैं, लेकिन स्त्रियां लड़ती बहुत हैं, साहित्यिक लड़ाइयां उनके बीच बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम इसका भी ठीकरा पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्की के ऊपर डाल सकते हैं, या वास्तव में स्त्रियां के अंदर जो एका की भावना है, बड़प्पन की भावना है, वो कम देखी जाती है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो पुरुष की निर्मितियां हैं, उनका जो विजन है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता का षड्यंत्र इस मामले में मैं कह रही हूँ
कि जहां पर वो जेनरसिटी डेवलप हो रही थी, जहां पर उनको थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ के देखना था, वो बेचारी वो उनको उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मतलब वो भी उस स्थिति में पहुंचेंगी और जानबूझ के वो बढ़ाया जा रहा है उन्हें आपस में, कि ताकि वो आपस में ही वो लड़ लड़ा के उनकी सत्ता को कमजोर किया जाए। तो ये थोड़ा सा जो सहृदयता या जो उदारता है, वो उनको हमें अल्पसंख्यक, वैसे भी देखो जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय रहेगा असुरक्षित रहेगा। स्त्रियां सालों से माइनॉरिटी और एक असुरक्षा में जीती रही हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा भी उन्हें अधिकार या वो मिलता है, चेतना जगती है, तो उनके अंदर वो सत्ता और प्रभुत्व भी कहीं ना कहीं आने लगता है। जब वो आता है तो उन्हें छिनने का डर इतना ज्यादा होता है कि वो असुरक्षा का घेरा उन्हें घेर लेता है। तो इस समय ऐसी रचनाएं, जैसे मैंने बताया था ना कि जिंदा कहानियां शशिकला राय की, तो हमारे बीच में स्त्री की मुखरता को सहन ना करना एक लंबी परंपरा है, और स्त्री नियंत्रण के तरीके भी उन्होंने अपने तरीके से निकाले। तो आज थोड़ा सा सब लेखिकाओं के अंदर थोड़ा सा सहनशीलता और थोड़ी सी ये चेतना जगाना हर एक को पड़ेगा, हर एक को, कि आलोचना नहीं होगी तो रचना बेकार है। अगर हम किसी भी रचना की आलोचना के औजारों से अगर हम उसकी चीर फाड़ नहीं करेंगे, तो ऐसी रचना किस काम की, जब हम एक एक जो अच्छा सा डॉक्टर है हमारे सामने, और हम जो है लिख रहे हैं, तो वो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वो ऑपरेशन नहीं करेगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी रचना कितनी कमजोर है, या हमारे किरदारों का आत्मसंघर्ष ही नहीं है, हमारे किरदार बेचारे से हैं या बेजान हैं। तो बेजान थीम में हमारी कमजोरियां या हमारी जो ताकत है, दोनों दोनों को ही बताने के लिए समीक्षकों के पास हमें जाना पड़ेगा, और समीक्षकों की हमें कठोरता से जो भी वो कह रहे हैं उनको पूरी सहनशीलता से सुनना पड़ेगा। और मैंने सुना है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम नया नया लिख रहे थे तो मेरी खूब जम के सुशील सिद्धार्थ ने और तमाम उस समय की जो समालोचक थे, और मैंने उनसे सीखा है। मुझे पता है कि मैं यहाँ कमजोर हूं। तो अगर आपको रचना यात्रा में सुदूर लंबी यात्रा पे जाना है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आलोचक जो भी कह रहे हैं उसको हम सहृदयता से स्वीकार करें। हमें वर्चस्व की और लड़ाई में और इसमें नहीं पड़ना है। ये प्रतियोगिता कोई रेस नहीं है, ये लॉन्ग वो कोई रन रेस नहीं है, हमें कोई वो नहीं करना है, जीतना हारना नहीं है। ये रचना की लड़ाई में हमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना है। मतलब इसमें भी लोगों ने गढ़ और मठ बना लिए कि वो उस पाली में चला गया, वो उनका ग्रुप है। अरे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आके कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है? हमें जाना तो पाठकों के पास है ना। हमारे लिए वो वही लोग आज भी वो जो है कहानी याद करेंगे तो डिप्टी कलेक्टर याद करेंगे। हम रचना में डिप्टी कलेक्टरी वाली वैसी रचना है क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम आत्ममुग्धता के और आत्म सम्मोहन के शिकार हो गए। हम अपनी ही रचना को देख के पढ़ पढ़ के खुश होते हैं, जबकि वो बड़ी कमजोर रचनाएं होती हैं। और अगर आपने कह दिया, बिल्कुल मैं सुनीता सहमत हूं, कि अगर आपने एक बार कह दिया कि आपकी रचना कमजोर है या एक बार और पढ़ लो, तो उन्हें लगता है कि तुमने खुद क्या लिखा है। ये आज का थोड़ा सा ये माहौल जो है असहिष्णुता का माहौल है, और इससे बच के और एक उदार और सहृदय रवैया अपनाने की जरूरत है। अगर हमारी कमजोरियां हैं तो हम स्वीकार करते हैं, हम इनको ठीक करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जानबूझ के हैरिस करने वाले भी चीजें ना हो। मतलब कई बार ऐसा भी होता है, हालांकि कम होता है, लेकिन ये जो अपने अपने गढ़ और मठ है कि वो 5 लेखक को पढ़ेंगे, वो 5 लेखक को, वो 10 लेखक को पढ़ेंगे, वो 12 लेखक को पढ़ेंगे, और बकाया लेखकों को आप कोट में कर देंगे, उनका कभी नाम ही नहीं लेंगे। तो ये जो इस तरह के जो छोटे छोटे गढ़ और मठ हो रहे हैं, इनसे हमें बचना पड़ेगा, और हमें एक बृहत्तर पाठक समुदाय को भी सृजित करना है। हमें बहुत निष्पक्षता से, बहुत तटस्थता से, बहुत निर्वैयक्तिकता से देखना पड़ेगा। जी, ये तीनों जरूरी है, तटस्थता भी, निर्वैयक्तिकता भी। जी,
आपने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कृति कितनी मूल्यवान है। तो ऑपरेशन थिएटर में कई बार क्या होता है कि कृतियों की जानबूझकर हत्या भी की जाती रही है। यह आज के आलोचकों की बात नहीं है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा, नागेंद्र, नामवर सिंह तक के समय में भी देखा गया है। शायद इसको किसी भी लेखक की सीमा और सामर्थ्य से जोड़कर हम देख सकते हैं कि उनकी भी अपनी एक सीमा है पढ़ने की और उस चीज पर मूल्यांकन करने की। ये हर विषय के पीछे कई सारे विषय होते हैं। इस संदर्भ में मुझे जर्मन ग्रेयर ने अपनी पुस्तक बधिया स्त्री में एक जगह लिखती है, मैं उसको साझा करना चाहूंगी कि वो कैसे मल्टी लेयर्ड को लिखती हैं। किसी खूबसूरत औरत का वर्णन करते हजरत जाने महफिल अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते खीसे निपोरते हैं। कटाव यौवन शब्दावली से कुछ इस तरह जुड़े हैं कि कई लोग यातायात संकेतों तक को देखकर खसारे मारे बिना नहीं रहते। फैशन उद्योग के तमाम उद्योग के बावजूद मानवीय मादा का लोकप्रिय बिंब छाती कुल्हा प्रधान ही है, वर्तुलाकार और उभारों की एक मरीचिका है। यह स्त्री का मूल्यांकन नहीं है बल्कि उसके कृति का मूल्यांकन होना चाहिए। जब हम किसी रचना में इस तरह का देखते हैं, यौन वर्णन या देह विमर्श की रचनाएं आज की दौर में बहुत ज्यादा हो रही हैं। यह कितना स्त्री को सशक्त करने में सहयोगी हुई है यह तो एकदम से ठीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, मुट्ठी भर लोगों के लिए ये एक आजादी का शब्द हो सकता है। लेकिन जब हम गांव की तरफ, पुनः मैं गांव के संदर्भ को कोट करती हूँ, जब हम पुनः गांव की तरफ लौटते हैं तो प्रोफेसर वशिष्ठ का मुझे ध्यान, सरिता वशिष्ठ का एक किताब मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो लिखती है कि महिला सशक्तिकरण की जो सबसे बड़ी बाधक सीमा है, रेखा है, वो है शिक्षा का कम होना। अगर वो शिक्षित हो जाती है तब जाकर के वो कुछ चीजों को समझ पाती है। तो ये जो शिक्षा का विभेदीकरण है उससे भी स्त्री सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधा खड़ी है। जब स्त्री सशक्त नहीं होगी तो उसकी कृतियों का मूल्यांकन भी सशक्तिकरण से नहीं किया जा सकेगा। आज भी यह कहा जाता है कि स्त्री अपने लिए सब बना सकती है लेकिन घर नहीं बना पाती है। जैसा कि आपने भी कहा कि स्त्री 3 मंजिलों से घिरी हुई है, पहली मंजिल पर पिता है, दूसरे मंजिल पर पति है और तीसरे मंजिल पर बेटा है। लेकिन यह मंजिल जो है वो आज जो है इस मंजिल का ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन वह ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत सारे दुष्चक्रों से होकर के गुजरा है, दुश्वारियों से होकर के गुजरा है। जो स्त्रियां इस तरह के चीजों को तोड़ करके आगे बढ़ी हैं या अकेले रहने का निर्णय लिए हैं, उनके सामने समाज नहीं चुनौती है बल्कि स्त्रियां ही सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती हैं, क्योंकि उन्हें नए नए संबोधनों के साथ कई बार मुंह पे बोलती हैं, कई बार पीठ पीछे बोलती हैं। हाल ही में मुझे बहुत सारी चीजें सुनने को मिली तो मुझे घृणा सी हुई कि क्या यह बौद्धिक समाज है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि स्त्री सशक्तिकरण के रास्ते में ये पैट्रियार्की शब्द के आड़ में कहीं स्त्रियां दूसरे तरीके से 21वीं शताब्दी में तो नहीं चली जा रही हैं। अगर चली जा रही हैं तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर आपका क्या सुझाव है? मुझे लगता है कि ये सारी जो पूरा समूचा आख्यान है वो आख्यान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के देखने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत डिग्रीधारी, बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छी लेखक भी हो, ये कोई मैं जरूरी नहीं मानती। रचनाकार के लिए संवेदना का धरातल आपका कितना है और विवेक किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। तो पढ़ा लिखा होना और स्वावलंबी होना और अच्छा संवेदनशील लेखक होना, दोनों को घालमेल कई बार बहुत सही भी नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जो घेरा है एक लिखी पढ़ी पढ़ा लिखा समाज का, वो भी बहुत लेयर्ड है। उसकी भी कई सारी लेयर्स हैं, उनको पहचानने चीनने की जरूरत है कि आपके मानदंड आपके अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए और होते हैं और दूसरों के लिए और होते हैं। तो कई बार हमारे बीच में ऐसी विदुषी, ऐसी अनुभवी, दृष्टि संपन्न स्त्रियां भी रही हैं गाँव में कि जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत सारे कलात्मक, लोक कलात्मक काम किए या बहुत सारे हुनर के बलबूते पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। या बहुत सारी, जैसे वो ईश्वरी जी थे जिनकी फागें फेमस है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, या कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है आप व्यापक रूप से उन सवालों से टकरा पा रहे हैं जो
पूरे समग्र समुदाय को ले चल रहे हैं। तो आप समग्रता में जब चीजें देखेंगे ऊपर से, एक मैक्रो और एक माइक्रो, तो हम दूसरा ये है कि हम ये बात सही है, मैं पुरानी वाली जो तुमने बात की उससे सहमत हूँ। कभी कभी आलोचनाएं भी पूर्वाग्रही होती हैं और जिनकी आजकल चर्चा भी हो रही है कि रामविलास शर्मा ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो ये 10 साल बाद 20 साल बाद भी आलोचना का पुनर्मूल्यांकन हमारे हिंदी समाज में होता है और होता रहेगा, होना चाहिए। लेकिन उस बावजूद जो कड़ी में दम थी, कहते हैं कि रेणु का उपन्यास कोई छापने वाला आंचल कोई छापने को तैयार नहीं था। इसी तरह अलका श्रावण का जो पहला उपन्यास वो भी सुना है कि वो कुछ हो रहा था कि यहाँ छपा। तो कई बार कृतियों के प्रति या तो हमने लिखा है उसके प्रति रजनी जी के यहाँ से नेटवर्क थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हम इस परिचर्चा को अपने तरीके से संभाले रखते हैं। जब हम स्त्री आलोचना की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज हमने देखा और महसूस किया है कि किसी भी कृति का मूल्यांकन करने के दौरान हमारे सामने 3 चुनौतियां होती है। पहली चुनौती ये होती है कि कृति में लिखा क्या गया है, दूसरी चुनौती ये होती है कि वो किस जगह के बारे में लिखा गया है, और तीसरी जो चुनौती सबसे महत्वपूर्ण होती है कि उस कृति के माध्यम से कौन से समाज के स्वर को मुखर किया गया है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब है, पश्चिम हो, हर जगह की स्त्री लेखन की एक जो मूल ध्वनि होती है उसकी स्थानीयता होती है। हर स्त्री के लेखन में स्थानीयता का प्रभाव खूब होता है। अगर कोई लोक रच रहा है तो लोक आना स्वाभाविक ही है। अगर कोई अपने संस्कृति को रच रहा है तो संस्कृति का मूल स्वर आना स्वाभाविक ही है। जब हम किसी कृति की आलोचना करता है तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना होता है कि कृति की आलोचना के दौरान उसकी कृतियों में आने वाली कमियों के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो अच्छे हैं, समाज में एक नया संदेश दे सकते हैं या साहित्य में एक नया आयाम गढ़ सकते हैं, उन बिंदुओं को भी रेखांकित करने की जरूरत है। न सिर्फ रेखांकित करना है बल्कि समय समय पर चिन्हित करते हुए यथास्थान लोगों से अवगत भी करवाने की जरूरत है कि यह चीजें बिना मूल्यांकन के आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमारे बीच रजनी जी पुनः आ चुकी हैं। जी रजनी जी, आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। वो बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थी। बात को आगे अब आवाज आ रही है। जी जी, आप अपनी बात को आगे जारी रखें। काफी सुनाई नहीं दी जो भी बोला होगा। तो बहरहाल ये है कि मैं आज के संदर्भ में यही कहूंगी कि स्त्री समीक्षकों को पूरी निर्धड़कता से, पूरी बेबाकी से अपने समीक्षा के टूल्स को नए नए तरीके से लिखना चाहिए और कोई बिना डरे, बिना किसी का लिहाज किए, जब तक हम रचना के भीतर नहीं धसेंगे तब तक जो है इस तरह की चीजें ठीक से हमें लिखने में बिल्कुल बेधड़क होकर निर्भीकता से काम करना चाहिए। केवल बहुत ज्यादा चीजों को हम अगर लिहाज करते रहेंगे, संकोच करते रहेंगे तो सशक्तता से अपनी बात नहीं कर पाएंगे। हमें लेखक को पाठक के प्रति वो होता है, पाठक के प्रति चाहता है कि उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, और आलोचक से भी वो एक सहृदयता की उम्मीद करता है कि जो कमियां हैं वो कमियां उसे बताई जाएं और उन कमियों को किसी ना किसी तरीके से वो अगली रचना में ध्यान में रखता है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भी कह रही हूँ कि जो कमियां मुझे लगती हैं और पहले भी लगी हैं, उन कमियों को मैंने अपनी तरह से दूर करने की, समग्रता में देखने की, निर्वैयक्तिक तरीके से उनको संभालने की जरूरत है और वो मैंने किया। और हर कृति कुछ ना कुछ कमी छोड़ जाती है, फिर हम उस कमी को अगली कृति में दूर करते हैं। कोई ना तो लेखक संपूर्ण होता है और ना कोई आलोचक संपूर्ण होता है। दोनों में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ चीजें अंतर्विरोध और कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे ये लगता है कि संतोषजनक चीज नहीं बन पाई। तो हमें जो है दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सा समझना होगा और ये चीज तरह से मानना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के प्रति जिज्ञासु बने, एक दूसरे को स्पेस दें और सही मायने में लोकतंत्र को जीने की कोशिश करें। लेखक भी लोकतंत्र का मतलब जिए और आलोचक भी। मैं स्वागत करती हूँ सुनीता का कि तुम जो लिखती हो, जो समझती हो, जो आज बोला है,
उसी मूल्यों मानदंडों के साथ आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारे साथ हमेशा होगी। बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपने गढ़ और मठ बनाते हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो हाशिए में रह के काम, लेकिन लोकतांत्रिक स्पेस लेते हैं और देते हैं। जी, आलोचना और सम्यक मूल्यांकन के दौरान जो बातें उभर करके सामने आई वो ये आई कि कोई भी कृति हो वो आलोचना और मूल्यांकन से परे नहीं है, चाहे कोई लिख कर चला गया हो या कोई लिख रहा हो। किसी का मूल्यांकन तत्काल में होगा और किसी का मूल्यांकन समय आने के बाद होगा। तो कोई भी कृति बेशक वो समय सापेक्ष होगी, लेकिन एक समय के बाद उसका जब मूल्यांकन होगा तो शायद वो बहुत खरी हो सकती है, शायद वो आलोचना के कसौटी पर कमजोर भी साबित हो सकती है। तो कृतियों का मूल्यांकन जब भी किया जाएगा, जिस सदी में, जिस समय और जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू और पक्ष होगा कि किसी भी कृति को हम मूल्यांकन की कसौटी से परे करके नहीं देख सकते हैं। तो कोई भी कृतिकार यह सोच करके नहीं चल सकता कि उसकी लिखी हुई जो कृति है वो आखिरी और मूल्यवान कृति है और कालजयी है, जिसको दोबारा किसी भी कसौटी पर नहीं कसा जाएगा। सच तो यह है कि शब्द के कंचन कसौटी पर सब कुछ जांचा परखा जाता है। आज हमारे बीच थी रजनी गुप्त जी, जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखा है, इन्होंने स्त्री विमर्श की भी किताबें लिखी हैं। इन्होंने आलोचना के परिप्रेक्ष्य में स्त्री दृष्टि को अपने तरीके से रेखांकित किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक श्रोताओं को कुछ बिंदु हाथ लगा होगा। हम इसकी अगली कड़ियों में भी इस संदर्भ को आगे जारी रखेंगे कि आलोचना के संदर्भ में स्त्री का पक्ष भी उभर कर सामने आना चाहिए। जब भी हम किसी कहानी, उपन्यास या नाटक का मूल्यांकन करते हैं तो उसके मुख्य पात्र हमेशा स्त्री नहीं होती है और ना ही हमेशा पुरुष होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो केंद्रीय पात्र होता है वो कमजोर साबित हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो नेपथ्य का पात्र होता है वो अचानक से उभर कर सामने आ जाता है। तो हमें मूल्यांकन की धरती पर, मूल्यांकन की टेबल पर, खास करके जो अभी रजनी जी ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर से कोई नहीं बचा है, तो जब मूल्यांकन के ऑपरेशन थिएटर में ये कृतियां रखी जाएं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आईना के सामने का जो शब्द है, उस शब्द के पीछे का जो भाव है वो आईने के पीछे भी छुपा हुआ है। तो दोनों पहलुओं को सामने लाना जरूरी है और इसके लिए आलोचना का होना और आलोचना किया जाना और स्पर्श और स्पष्ट दृष्टि के साथ मार्मिक तरीके से आलोचना का आलोचना होना चाहिए, क्योंकि आलोचना सिर्फ एक विधा है और विधा जो है बाकी विधाओं की तरह ही है। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि कविता, कहानी, उपन्यास में हम कल्पना का साथ ले सकते हैं, लेकिन आलोचना में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि कृति के साथ कृति के रूप में न्याय करना होता है। तो रजनी गुप्त जी, चलते चलाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्त्री आलोचना में आने वाली स्त्रियों को और आलोचना की दृष्टि से स्त्री पक्ष को? आपका एक चलते चलाते वक्तव्य हम चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम अपने समय को पकड़ें, समय को सटीक ढंग से निरपेक्ष तरीके से लिखें और बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े कि हम बिल्कुल मोहताज हैं किसी समीक्षा के, बस हम पाठकों के मोहताज हैं। और हमें समय समय पर अपने तरीके से मूल्यांकन समय करता है, एक समय निकल जाता है तो दूसरा समय आता है, तीसरा समय। इस पूरे भूभाग में भवभूति के शब्दों में कहें कि एक व्यक्ति तो होगा कि जो हमें पढ़ेगा। तब तक हमें धैर्य रखना है, तब तक हमें काम करना है और इस भरोसे के साथ कि वो एक व्यक्ति अखंड भूभाग में होगा ही होगा जो हमें हमारे तरीके से समझेगा। मुझे ऐसे आलोचकों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ कि जो मुझे या लेखक को लेखक के भीतर की कमजोरियों, खूबी, खामियों के साथ स्वीकार करे। ये लोग बहुत हमारे बीच में हैं, हमें उनका तहे दिल से, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। लेखक, रचनाकार और समीक्षक एक दूसरे के आईने हैं, वो उसमें अपना मुंह देखे, वो उसमें अपना मुंह देखे। एक सहोदरा का भाव, एक यूनिवर्सल सिस्टरहुड का भाव स्त्रियों के बीच में निश्चित रूप से आज की जरूरत है। ये विश्व भगनीवाद का समय है, ये एक दूसरे से लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। ये ऐसा समय है जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे वरिष्ठ जो कह गए हैं वो हमें ठीक करना है, जो हमसे गलतियां हुई हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो गलतियां ना दोहराए।
तो ये जब ये भाव आता है तो हम स्वीकार करना, पहले कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस, हम पहले ही मोड़ पे गड़बड़ हो जाते हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर, हम पहले रूढ़ धारणा पूर्वाग्रह पाल लेते हैं कि वो लेखिका नाम आया तो आपने रचना को पढ़े बिना उसको खारिज कर दिया। इस प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा। फलाना नाम आया, अरे ये क्या लिखती हैं, ढिमकाना नाम आया, इन्हें क्या आता है, मतलब ये मैंने सुना है, मुझे बुरा लगता है। और एक हिंदी की चर्चित साहित्यकार ने कहा है तमाम लोगों की, वो तो एवरेज राइटर हैं। अरे भाई, एवरेज और हाई और सुपर क्लास, ये क्या आप गणनाएं कर रही हैं? और कौन होती है आप ये तय करने वाली कि औसत लेखन क्या होता है? आप अपने ही मुंह से आत्ममुग्धता की उस शिखर पर विराजमान है कि आपको अपने से सारे लोग एवरेज ही नजर आते हैं। तो ये जो रेटिंग देना है ना, इस रेटिंग से बचना होगा। ये रेटिंग तो नामर्जी के जमाने में नहीं होती थी, इस तरह से जो ये शब्दों का इस्तेमाल कि वो एवरेज है, कि वो कौन सी डिग्री पर है, कि खुद, तो ये जो आपने तथाकथित 10, 20, 25, 50 जो भी आपने उपलब्धियां हासिल की है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने समकालीन लेखकों में क्लास बना लें, एक क्लास तय कर लें कि ये आप एक सुपरलेटिव डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है। इस तरह की चीजों से बचने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लिव एंड लेट लिव, साहित्य भी जियो और जीने दो। आप अपना काम करिए, दूसरा अपना काम। और हर रचनाकार का, हर लेखक का अपना पाठक वर्ग होता है। जो उदय प्रकाश को पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रजनी गुप्त को पसंद करें। जो रजनी गुप्त को पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी और लेखक को पसंद करें। पाठक का अपना माइंडसेट होता है और हर पाठक की चेतना अलग अलग होती है। जैसे विविध तरह के फूल, फल और रंग हैं, उसी तरह के विविध तरह के हमारे हिंदी जगत के पाठक भी हैं। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत खूबसूरत चलते चलाते आपने संदेश दिया कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, बल्कि हर लेखक का अपना एक पाठक होता है और हर पाठक का अपना एक स्वाद होता है। लेखक यह तय नहीं कर सकता कि अमुक व्यक्ति मुझे पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन पाठक यह तय कर सकता है कि मैं इसको पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर लेखक अपना पाठक स्वयं तैयार करता है अपने विषय वस्तु और स्थान के आधार पर। वो जो रचेगा वही बचेगा, जो वाली बात है वो सर्वदा सत्य थी और रहेगी। क्योंकि जब आपकी लेखनी में जो तासीर होगी वो पाठक तक जरूर प्रतिध्वनित होगी और पाठक उस प्रतिध्वनि को सुनेगा और अपने समय समाज के जो लोग होंगे उनसे जरूर साझा करेगा। क्योंकि ये भी कहा गया है कि उन किताबों का क्या होगा जिन शब्दों से खुशबुआं आया करती थी। परवीन साकिर जब अपनी नज़में लिखती हैं या शाइस्ता खानम जब अपनी नज़में और कहानियों के माध्यम से अपनी बात कहती हैं, या जाहिदा हिना जब उर्दू में रचनाएं लिखती हैं और उर्दू से अनुदित होकर जब वो हिंदी में आती हैं, तो उनका भी एक पाठक वर्ग है। चाहे कुर्तुलैन हैदर रही हो, सबका अपना एक पाठक था, है और रहेगा। हर रचनाकार अपने लिए एक पाठक बनाता है और पाठक कहीं नहीं जाते हैं। 130 करोड़ की आबादी में 100 नहीं पढ़ेगा तो 10 जरूर पढ़ेगा। यह लेखक के पास धीरज होना चाहिए। और जब भी मूल्यांकन किया जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कृति खराब, कमतर या मूल्यहीन नहीं होती है, बल्कि उसके पढ़ने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। आज की परिचर्चा से बहुत कुछ निकष हमारे सामने आया है। आगे की कड़ियों में फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि हिंदी कहानी आलोचना का स्त्री पक्ष का दूसरा लेयर और क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत अभिवादन करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। और अटूट बंधन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। आपने बहुत कीमती समय दिया, बहुत सुंदर परिचर्चाएं की, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को खोला। अटूट बंधन परिवार